हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोकस आई एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर को मैं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो लगातार आप क्लास में बने रहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, राज्यों का पुनर्गठन। जिस प्रकार हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति एनसीईआरटी की चर्चा आपके सामने करी, तो स्वतंत्र भारत की राजनीति का जो चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से निपटते निपटते हमने भारत देश के बंटवारे के बारे में भी चर्चा करी, हमने विस्थापन के बारे में भी चर्चा करी, और हमने इसके अलावा जो रियासतें थी उनके विलय के बारे में भी चर्चा करी। अब हम जो चर्चा करेंगे आपके सामने, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा करूंगा। राज्यों के पुनर्गठन की कहानी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सरकार, हालांकि 1920 में एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तब कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन धीरे धीरे आते जब भारत देश आजाद हुआ वो उस बात से मुकर गए। तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। जैसे हम राज्यों के पुनर्गठन की हम चर्चा करते हैं, जैसे हमने बंटवारे, देशी रियासतों के विलय के साथ चर्चा करी, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं का अंत नहीं हुआ। हमने जो राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां थी, पहली क्या थी? एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती, और तीसरी चुनौती थी कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, या देश का आर्थिक विकास कैसे हो, और अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपने सुना होगा। जब भी राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। उसका नाम था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। 1955 में रिपोर्ट देने के बाद 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना हुई। यह कहानी सबको पता है, लेकिन राज्य पुनर्गठन जो आयोग था उसके सामने कई तरह की चुनौतियां थी, क्योंकि देश के अंदर विविधताएं बहुत ज्यादा थी, और ये विविधताएं कहीं भाषा के आधार पर, कहीं संस्कृति के आधार पर अलग अलग आंदोलन भी चल रहे थे अलग अलग राज्य बनाने के लिए। जैसे हम पट्टी श्री रामलू का उदाहरण आपके सामने देंगे। तो इस समस्या से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं था। तो राज्य पुनर्गठन बड़ा टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जैसे मैं आपको बता दूं, भाषा के आधार पर सबसे पहला कोई राज्य बना, वो आंध्र प्रदेश। क्या बना? आंध्र प्रदेश बना ना। उसके बाद 1960 में 2 प्रांत और थे जो भाषा के आधार पर बने, एक आपका महाराष्ट्र, एक आपका गुजरात। तो महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती। उसके बाद 1966 में एक पंजाब प्रांत से 2 अलग हुए, एक पंजाब बना पंजाबी, एक हरियाणा बना आपका। 1966 में वो हिंदी भाषी था। 1971 में एक हिमाचल प्रदेश बना। कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन धीरे धीरे होता गया और राज्य का दर्जा मिलता गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं राज्य पुनर्गठन किस किस प्रकार हुआ। तो बंटवारा और देशी रियासतों की तो हम चर्चा कर चुके थे, किस प्रकार बंटवारा हुआ था, और देश ने इस बंटवारे के कारण किस प्रकार समस्याओं का सामना किया, और बंटवारे के बाद क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां आई, उसके बारे में हम चर्चा करें। और चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, यह भी हम आपके सामने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती सबसे बड़ी अहम थी कि आखिर अब भारत देश आजाद तो हो गया, अलग अलग भाषा के क्षेत्र पर कुछ क्षेत्र थे जो अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अब इनका सीमा का निर्धारण कैसे हो, यह समस्या बड़ी अहम थी। इसलिए मैंने बताया कि 1953 में इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। किसने की? फजल अली ने, जिसने रिपोर्ट 1955 में दी, और 1955 में रिपोर्ट देने के बाद 1956 में एक अधिनियम बना, जिसके बाद में राज्यों का गठन होने लगा, ठीक है। तो अब जैसे प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित रहो। समस्या क्या थी? भारत देश में आज भी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और भाषाओं के आप जानते हो, कोई मैथिली है, कहीं मलयालम है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं मराठी है, कहीं गुजराती है, कहीं आपकी असमी है, कहीं बंगाली है, कहीं उड़िया है। ये बहुत सारी भाषाएं, कहीं पाली है, ये बहुत सारी भाषाएं। तो औपनिवेशिक शासन के समय
प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से थी। कुल मिलाकर जो अंग्रेज शासन करते थे, जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते वो एक प्रशासनिक राज्य हो जाता था, एक प्रशासनिक राज्य हो जाता था। तो ब्रिटिश सरकारों ने जितने क्षेत्र जीत लिया उतने ही क्षेत्रों को वो अलग से प्रांत मान लिया करते थे। लेकिन अब यहां की जो क्षेत्रों की जनता थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात करने लगी और आंदोलन करने लगी। और सबसे पहले कोई आंदोलन की शुरुआत हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई। उस आंदोलन का नेतृत्व एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, जो 56 दिन तक अनशन पर बैठे। इसीलिए बाद में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो भारत का, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए बहुत सारी भारत देश के सामने चुनौतियां थी। क्या थी? चुनौतियां थी। अब जैसे प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। अब ऐसे थोड़ी होता है कि जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भाषा, वो वाला क्षेत्र तो अलग राज्य बना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता था। ऐसे छोटे छोटे राज्य बनने लगेंगे तो भारत के तो छोटे छोटे फिर टुकड़े होने लगेंगे। भारत के पास इतने संसाधन तो नहीं थे कि राज्यों को सुविधाएं दे सके। इसलिए भारत सरकार ने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में 1920 में हुआ था, तब यह बात कही थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तब कुछ परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए सरकार अपनी बात से मुकर गई। तो उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया था। 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, लेकिन भारत देश आजाद होने के बाद इस बात से मुकर गए। ये मैंने बात आपको बता दी। अब जैसे दरअसल इसके बाद ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान भी लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। जब नागपुर का अधिवेशन हुआ, लेकिन अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया, और समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासन के विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थीं। कुल मिलाकर जिस प्रकार अंग्रेजों का शासन था, मैंने कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेज जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे, जो प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था वही राज्य हुआ करता था। अब इस आधार पर तो भारत देश राज्य का गठन नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत देश आजाद हो गया था। भारत देश के सामने वैसी चुनौतियां थी, बहुत सारी रियासतें थी, उनका विलय करना कोई आसान काम नहीं था। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए? भाषा के आधार पर। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगे तो और भी कुछ मांगे उठने लगेंगी क्षेत्र में, तो क्षेत्रों में, देश के अंदर अखंडता खतरे में पड़ेगी, अराजकता आएगी। क्या आएगी? अराजकता आएगी। यही तो समस्या थी। इस समस्या से निजात पाना कोई आसान काम नहीं था। इस समस्या से निजात पाना कोई आसान काम नहीं था। अब जैसे आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई। राष्ट्र निर्माण के लिए अब हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए, इससे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता आ जाएगी। ऐसे छोटे छोटे राज्यों का गठन करना पड़ेगा। भारत देश के पास, भारत सरकार के पास इतने संसाधन तो नहीं थे कि अलग अलग राज्य बनाए, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाए। तो राज्य पुनर्गठन करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हमारे देश के अंदर ज्यादातर दक्षिण भारत में आंदोलन होने लगे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। जिस प्रकार मैंने आंध्र प्रदेश का आपको उदाहरण दिया था, वहां तमिल तेलुगु की लड़ाई चल रही थी, आपको इस बात का पता होगा। ठीक, तो इससे क्या हो गया? इससे हमारे देश के टूटने का खतरा पैदा हो गया। जैसे मान लो आज भी अलग अलग राज्यों की मांग चल रही है, जैसे बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, आपका अवध प्रदेश, हर्द प्रदेश, आपका सौराष्ट्र, आपका विदर्भ, ऐसे आज भी इनको अलग अलग राज्य बना दिया जाए तो इनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? जब उस समय की स्थितियां तो कुछ अलग थी, भारत के पास इतने संसाधन तो नहीं थे। अगर भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने लगते तो बड़े हालात खराब हो जाते। इसलिए भारत सरकार के सामने बड़ी ये दिक्कत थी, इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां ध्यान भटक सकता है। कुल मिलाकर जब भारत देश आजाद हुआ, अगर राज्यों का पुनर्गठन करने लगे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने लगे, तो भारत देश के सामने चुनौतियां क्या थी? गरीबी, अपनी देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, देश को साक्षर बनाना,
देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, ये भी तो चुनौतियां थी। भुखमरी को दूर करना, ये भी तो चुनौतियां थी। और देश में उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे, उनसे निपटना, ये भी तो चुनौतियां थी। ये कोई आसान काम नहीं था। तो जबकि देश के इन चुनौतियों की चपेट में पहले से ही था जब भारत देश आजाद हुआ था, क्योंकि भारत देश आजाद तो हुआ था, आजादी के साथ बंटवारा भी हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस बात की हमें आनंद भी था कि भारत देश आजाद हुआ, इस बात का दुख भी था, आजाद तो हुआ है लेकिन बंटवारे के साथ आजाद हुआ। ये भी बड़ी प्रमुख चुनौतियां थी, ये भी प्रमुख चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन चुनौतियों को आसान बनाने का काम किया ताकि एक अखंड भारत का निर्माण किया जा सके और भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, एकता के सूत्र में बांधा जा सके। सॉरी, ठीक, इतना क्लियर? बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बहुत सिंपल है कहानी के रूप में। अब जैसे हम केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। यह फैसला 1948 के बाद ऐसा आया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने वाले नहीं हैं। अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने लगे तो भारत देश के अंदर एक अराजकता का भाव पैदा हो जाएगा और भारत का जो एक अखंड भारत था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जितने हमारे भारत देश के पास संसाधन भी नहीं थे कि राज्यों का गठन किया जा सके। तो रजवाड़ों का मसला अभी भी हल नहीं हुआ था, क्योंकि 1948 में तो रजवाड़ों का ही विलय किया था, फिर ये समस्या आ गई। अभी तो रजवाड़ों के विलय की बात कर रहे थे हम कि विलय किस प्रकार हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अब ये समस्या आ गई, अब अलग से आंदोलन चलने लगा। अभी तो राजाओं से निजात पाई थी, अब जो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे, अब ये समस्या सामने आ गई। तो राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां कम नहीं थी और बढ़ती जा रही थी। अब उधर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दें तो चुनौतियों को हम कैसे निपटारा करेंगे, गरीबी से कैसे हम दूर भागेंगे। ठीक, तो स्थानीय नेताओं ने और लोगों ने इसको चुनौती दी कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है, जबकि सरकार ने यह बात कही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। अब इसका जन आंदोलन होने लगे। क्या होने लगे? जन आंदोलन लगे। सबसे ज्यादा जन आंदोलन दक्षिण भारत में होने लगे और सबसे बड़ा आंदोलन का अड्डा था आंध्र प्रदेश। जिस प्रकार मैंने बताया, पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन के अनशन पर बैठ गए थे और गांधीवादी नेता थे, आमरण अनशन पर बैठ गए थे और वो 56 दिन के बाद गुजर भी गए। तब जाकर सरकार को लगा कि अब तो अराजकता फैलती जा रही है, जन आंदोलन उग्र हो चुका है। तब जाकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसने 1955 में रिपोर्ट दी और रिपोर्ट आने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट बना। क्या बना? एक्ट बना। तो पुराने मद्रास प्रांत की अगर बात करें, आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले की था और तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क रहा था। तेलुगु कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। अब पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। कुल मिलाकर पहले मद्रास प्रांत था, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश भी था और तमिलनाडु भी था। इनकी तमिल तेलुगु की लड़ाई भी चल रही थी, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की बात भी कर रहे थे ये। तो सबसे पहले तो यही राज्य बना ना भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। अब इसके कुछ हिस्से मौजूद केरल में भी थे और कर्नाटक में भी थे, क्योंकि केरल, जैसे मैं आपको नक्शा बता देता हूं, ये क्षेत्र जो था, ये थोड़ा मैप है, बस आइडिया लग जाएगा आपको, उस समझ में आ जाएगा। हाँ, अब जो आपका जो इलाका दिख रहा है, ये वाला जो आज वर्तमान में क्या है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु आज वर्तमान में। और ये जो क्षेत्र है वो केरल है। क्या है? केरल। क्या है? केरल। और ये कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक वर्तमान में। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश में से दो राज्य बन गए हैं, एक तेलंगाना। कौन सा है? ऊपर वाला जो क्षेत्र कट गया, तेलंगाना। अब ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम, हाँ, अब जैसे ये वाला जो क्षेत्र था पूरा, ये वाला पूरा कंप्लीट क्षेत्र था, यहां मद्रास प्रांत था।
क्या था? मद्रास प्रांत था। कौन सा था? मद्रास प्रांत। यही लड़ाई थी। यही पोटी आंध्र प्रदेश के पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक। अब जैसे हम बात करें तो केरल और कर्नाटक, तो विशाल आंध्र प्रदेश आंदोलन बड़ा उग्र हो गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, और आंदोलन जो चला जिसमें मांग क्या थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाना चाहिए। बाद में वो क्या बना? आंध्र प्रदेश बनाया जाए। वो आंध्र प्रदेश बना भी, और तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां, जितनी भी पार्टियां थीं, उन्हें पता था, जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने जन आंदोलन उग्र कर दिया, जिसके कारण अपार संख्या में लोग मारे गए। आंदोलन उग्र हो चुका था, आंदोलन अराजक हो चुका था, तो सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार इससे डिनाई कर चुकी थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, मजबूरन जनता के सामने झुकना पड़ा। और मद्रास जो प्रांत था, जो तेलुगु भाषी लोग थे जो तेलुगु बोलते थे, उसको बाद में क्या बनाया गया? 1952 आंध्र प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश बनाया गया। और आंध्र प्रदेश बनने के बाद एक आयोग का गठन किया गया कि आने वाले समय में ऐसी अराजक स्थिति भारत देश के सामने ना आए, क्योंकि ऐसी स्थितियां आएंगी तो भारत कमजोर होगा और भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। कुल मिलाकर भारत सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखा और भाषा के आधारों पर राज्यों का गठन भी किया। तो केंद्र सरकार हां या ना की दुविधा में थी, करे तो करे क्या? पहले तो मना कर चुकी है, वैसी चुनौतियां थी, वैसी भारत के सामने चुनौतियां थी। अब उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया कि भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही, इसलिए दक्षिण भारत में आंदोलन उग्र हो चुका था। कुछ केरल का भाग था, कुछ कर्नाटक का भाग था, तमिलनाडु क्षेत्र जो तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र, सॉरी तमिलनाडु का तमिल बोलने वाले, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु क्षेत्र में, तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत में पूरे में आंदोलन उग्र हो चुका था, मान के ये चलो। तो भारत सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां सी, इन चुनौतियों से निपटना कोई आसान काम नहीं था। तो कांग्रेस के एक नेता थे, उनका नाम था, गांधीवादी नेता थे, पोट्टी श्रीरामुलु। ध्यान रखना, पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों के बाद, भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद आंदोलन उग्र हो चुका था। और तो और जो आपका मद्रास प्रांत था, वो कांग्रेस जो पार्टी थी वहां की, जो राज्य में इकाई थी, वो भी इस आंदोलन में जुड़ चुकी थी। मजबूरन भारत सरकार में कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था, तो सरकार को झुकना पड़ा। इनके आमरण अनशन के बाद, इनकी मृत्यु होने की, सरकार को झुकना पड़ा। और बाद में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। तो राज्य पुनर्गठन करना कोई आसान काम नहीं था। इसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फैली। आंध्र प्रदेश में जगह जगह क्या होने लगी? हिंसक घटनाएं होने लगी। इस जो जन आंदोलन हो रहा था, किसके लिए हो रहा था जन आंदोलन? कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके लिए एक आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। और ये जन आंदोलन क्यों फैला, ये घटनाएं क्यों फैलने लगी? क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। उन मृत्यु के बाद यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था। क्या बन चुका था? जन आंदोलन बन चुका था। अब पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल भी हुए, मारे भी गए। अब मद्रास में अनेक विधायकों ने, जो भी विधायक थे जिस पार्टी के थे, विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। और आखिरकार 1952 में दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया या निर्माण किया, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी, ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके और जनता की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनका ख्याल रखा जा सके। फिर 1952 में तो ये राज्य बना। उसके बाद 1953 में एक आयोग का गठन कर दिया गया, ताकि आने वाले समय में कहीं अराजकता न फैले, जन आंदोलन न फैले, ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि ये क्षेत्रीय आकांक्षा ही राष्ट्र को मजबूत बनाती हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे ही अलगाववाद फैलता रहा तो राष्ट्र के क्या हो सकते? टुकड़े हो सकते थे, खंड खंड हो सकता था। भारत ने मजबूरन ये राज्य का निर्माण करना पड़ा।
तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आज आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे क्षेत्र भी थे जो भाषा के आधार पर राज्यों की बात कर रहे थे, जैसे आपका महाराष्ट्र, जैसे गुजरात, आपका पंजाब, आपके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र थे, वो भी भाषा के आधार पर राज्यों की अलग से बात करने लगे, इसलिए आयोग का गठन करना पड़ा। तो बात ही हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। फजल अली, क्या नाम था? फजल अली नाम था। इनकी अध्यक्षता 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उनकी अध्यक्षता के बाद 1953 में क्या किया था? 1955 में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट सौंपने के बाद 1956 में एक्ट बना, राज्य पुनर्गठन एक्ट। राज्य पुनर्गठन एक्ट बना, राज्य पुनर्गठन एक्ट बना, अधिनियम कह सकते हैं उसको। क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य बने। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य। ठीक है, तो पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना था कि कौन सा क्षेत्र कौन सा राज्य होगा। इस आयोग का यह काम था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट स्वीकार किया कि राज्यों के सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसलिए जैसे हम बात करते, इसलिए 1960 में पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए 1960 में क्या हुआ? आपका महाराष्ट्र प्रांत, भाषा के आधार महाराष्ट्र प्रांत, पहले बंबई प्रांत था, और कौन सा बना? गुजरात प्रांत। मराठी और गुजराती। और 1966 में 2 प्रांत और बने, भाषा के आधार पर ही बने। एक तो पंजाब प्रांत, पंजाबी, और एक था आपका हरियाणा हिंदी भाषी। बाद में इसी क्षेत्र में से 1971 में एक राज्य और बना, उसका नाम था आपका हिमाचल। क्या बना? हिमाचल प्रदेश। क्या बना? हिमाचल प्रदेश बना। क्या बना? हिमाचल प्रदेश बना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे चलें। जैसे तो कुल मिलाकर 14 राज्य 1956 में और 6 केंद्र शासित राज्य बने। 6 केंद्र शासित राज्य बने। आज वर्तमान में कितने हैं? आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। पहले 29 थे। अब जम्मू कश्मीर था, उसको 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। आज अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें, बाद में से तो 2000 में भी 3 राज्य बने। सन 2000 में कौन कौन से? एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, 3 राज्य बने। ठीक, अब आजादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता में आंच आएगी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं कहूं अगर राज्य बनाने से देश की अखंडता खतरे में नहीं पड़ती है, लेकिन उस समय लग रहा था, क्योंकि उस समय भारत देश आजाद हुआ, इतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन उन चुनौतियों से भी निपटने का काम भारत सरकार ने किया था। किसने किया था? भारत सरकार ने किया था। आज तो आती ऐसे ही अलग अलग राज्य बनने लगे तो फिर तो स्थिति अलग विकट हो जाती। इसलिए भारत सरकार ने बड़े सोच समझकर कदम रखा, इसलिए आयोग का गठन किया। अब आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बनेगा। जिस हम राष्ट्रीय इंटीग्रेशन की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, वो कमजोर होगा, देश का लोकतंत्र भी कमजोर होगा। ऐसे तो अलगाववाद की भावना फैल जाएंगी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगेगी, और भारत के पास इतने संसाधन तो नहीं थे कि अलग अलग राज्यों का निर्माण हो। इनकी बातों को मानना कोई आसान काम थोड़ी था, लेकिन भारत के सामने बड़ी दिक्कत थी, चुनौतियां थी कि राष्ट्र का निर्माण करे तो करे कैसे? क्षेत्रीय आकांक्षा को दबा तो नहीं सकते थे। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश भी की गई थी आंध्र प्रदेश में,
लेकिन हुआ क्या, पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन के अनशन पर बैठ के उनकी मृत्यु हो गई और पूरे दक्षिण भारत के अंदर भाषा के आधार पर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और जितने भी विधायक थे वो इस्तीफा देने लगे। तो सरकार, भारत सरकार को झुकना पड़ा, तभी तो आयोग का गठन किया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। जनता का दबाव, और जनता का दबाव अहम होता है, जनता का दबाव अहम होता है। और उम्मीद थी अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाव के खतरे को कमी आएगी। इसलिए भारत सरकार ने कहा अगर क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ती हैं, अच्छी बात है, चलो बढ़ रही हैं, अलगावाद की भावना भी बढ़ सकती है, लेकिन भारत सरकार को लगा अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो भारत में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, एक अनार्की आ जाएगी, एक अराजकता का भाव फैल जाएगा जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक हो सकता है, जिससे हमारे देश का इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन खतरे में पड़ेगा, देश का नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। आज भी जैसे सन 2000 की अगर बात करते, सन 2000 में 3 राज्य बने, क्या 3 राज्यों के गठन के बाद क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा, क्या हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। जैसे पूरे भारत देश की बात करें, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। भारत में विभिन्न धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। ऐसी भारत में भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र हैं। तो क्या भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बने, क्या भारत कमजोर हुआ? नहीं, इससे तो भारत देश और मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि जो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, जन आकांक्षाएं थी, उन जन आकांक्षाओं का भारत सरकार ने ख्याल रखा और एक राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम किया। जिस राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है इस किताब में, इस चैप्टर में, तो राष्ट्र निर्माण का एक कदम था। क्या था? कदम था कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, कोई भी जन आंदोलन अराजकता न फैले। अब जैसे ये पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में मैंने बता दिया, गांधीवादी नेता थे और वही जानते इसके बारे में, आमरण अनशन हो गया। ठीक है, अब भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 60 साल होने वाले हैं। और हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य और इन राज्यों के गठन के लिए चले जो जन आंदोलन थे, लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति की बुनियादी के रूप में बदला है। कुल मिलाकर इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। जितने भी जन आंदोलन थे, तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जन आंदोलन उठते हैं, सरकार उनके साथ दबाव समूह के माध्यम से उनके साथ वार्तालाप करती है, लचीले रुख के साथ वार्तालाप करती है। सरकार देखती है, जानती है कि जरूरत है कि नहीं है। आज भी तो नए राज्यों की मांग उठ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, अवध प्रदेश, हर्ष प्रदेश, आपका रोहिलखंड, आपका बुंदेलखंड, जैसे विदर्भ प्रांत की अलग मांग उठ रही है, सौराष्ट्र राज्य के लिए अलग से मांग उठ रही है। आज भी है। सरकार को लगेगा तो राज्य बनाएगी, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएगी। ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है। तो इससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। हां, जब राज्य का निर्माण होता है तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसकी होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राज्यों का निर्माण नहीं हो जाता। अब राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। कुल मिलाकर अब जो समृद्ध लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनके लिए रास्ता नहीं थी। अब अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा था। तो भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला और बहुतों की आकांक्षाओं के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। जैसे कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, जो अखंड भारत है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आवाज उठने लगी। भाई, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो अलगाववादी आंदोलन थे वो क्यों उठे?
वो स्वायत्ता चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी बात को अनसुना किया। लेकिन इस भारत सरकार को लगा कि इनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो जन आंदोलन हो रहा है, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। और बाद में जाकर उनके साथ बातचीत भी हुई। जैसे में 1963 में नागालैंड राज्य बना, 1987 में आपका अरुणाचल भी बना, और राजीव गांधी सरकार ने तो ज्यादातर सबके साथ समझौता करने का प्रयास किया, ताकि जन भावनाओं का ख्याल भी रखा जा सके और जन आकांक्षाओं का भी ख्याल रखा जा सके। इसके विपरीत देश की एकता और अखंडता की बात करें तो ज्यादा और मजबूत हुई है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि अलग अलग राज्य बनाएंगे तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। राज्य भी बने, एक राज्य नहीं बना, बहुत राज्य बने, भाषा के आधार पर भी बने, सांस्कृतिक आधार पर भी बने और क्षेत्र के आधार पर भी बने। लेकिन आज भी भारत देश का लोकतंत्र मजबूत है। कोई भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकता। इससे तुम्हारा लोकतंत्र बलवती हुआ, मजबूत हुआ, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ख्याल रखा गया। तो कुल मिलाकर यह बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली, क्योंकि भारत तो वैसे ही विविधताओं से भरा हुआ है। यहां कोस कोस पर पानी बदलता है, कोस कोस पर भाषाएं बदलती हैं, कोस कोस पर पानी, कोस कोस पर भाषाएं बदलती हैं। इसलिए भारत को तो उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारत का लोकतंत्र तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र आज भी प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हो सकता, लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया, तो इसका सीधा सा मतलब यह था, या इतना भर नहीं होता, कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है और अथवा भारत में चुनाव करवाए जाए। अब जैसे आपके सामने ये कह दूं मैं कि भारत देश ने लोकतंत्र अपना लिया और भारत देश में सभी को वैश्य मताधिकार के आधार पर वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। क्या मतदान के अधिकार से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? नहीं हो सकता। केवल ऐसा नहीं कि संविधान में जो लिखा है, आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए, आपको संविधान में लिखा है कि आपका अगर शोषण करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं है, संविधान बाद होना जरूरी। जो चीज संविधान में लिखी है उसका क्रियान्वयन होना भी बहुत जरूरी होता है, तब जाकर देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। हमें जन भावनाओं का भी ख्याल रखना होता है, तब जाकर देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। ये बात आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आ रही होगी। तो लोकतांत्रिक संविधान की हम बात तो करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान तो है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंच पा रहा है? क्या अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंच पा रहा है? यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। इस बात को समझे होंगे आप। अब जैसे भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ यह है कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था कि विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना, और भारत सरकार ने उन विभिन्नताओं को पहचाना, जाना, स्वीकार भी किया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी किया। जब जरूरत पड़ी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भी गठन हुआ। जैसे मैंने आपको बता दिया किन किन राज्यों का गठन हुआ। ठीक, तो साथ ही यह मानकर चलना है कि विभिन्नताओं में भी आपसी विरोध हो सकते हैं। 1967 में विरोध था, एक द्रविड़ आंदोलन चल रहा था, आपको पता है, हिंदी का विरोध चल रहा था और दक्षिण के लोग हिंदी का विरोध कर रहे थे, कैसे थोप नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार ने हिंदी को थोपा नहीं, उनकी भी भाषा का ख्याल रखा, और जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो कुल मिलाकर विभिन्नताओं में भी विरोधाभास होता है, उन विरोधाभासों का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जन आकांक्षाएं, भारत विविधताओं से भरा है, भारत विविधताओं से भरा है, और प्रत्येक भारत देश का नागरिक इस लोकतंत्र से अपेक्षा करता है कि वो भी इस लोकतंत्र में अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़े। दूसरे शब्दों में जैसे कहें कि भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों, जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है, और आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति में इसी दायरे में चली है। और आज हम जानते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विचारों की भी बात होती है, और भारत देश का विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। जिस हम लोकतंत्र की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, और जन कल्याणकारी योजनाएं भी अंतिम छोर के व्यक्ति को पहुंच पा रही हैं, पहुंच पा रही हैं, है ना। ये बात हमारे सामने आई, ये बात हमारे सामने आई। तो इस चैप्टर से आप क्या सीखे? हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति एनसीईआरटी उठाई, और स्वतंत्र भारत की राजनीति की एनसीईआरटी से आपने सीखा भी
आपने जाना भी क्या कि स्वतंत्र भारत की राजनीति जो एनसीईआरटी है वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसका जो पहला चैप्टर है हमने क्या पढ़ा, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। तो पहले चैप्टर हमने पढ़ने के बाद एक बार इसका दोहरान कर लेते हैं, 5 मिनट में दोहरान हो जाएगा। सबसे पहले हमने चुनौतियों की बात की थी कि राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पहली चुनौती क्या थी, राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने की, कि भारत देश आजाद तो हो गया था, अब इस आजाद होने के बाद देश को एक कैसे रखा जाए, क्योंकि जब भारत देश का बंटवारा हुआ था तब एकता खतरे में पड़ गई थी, एकता के सूत्र में बांधने की, क्योंकि बंटवारे के साथ विस्थापन भी हुआ, विभाजन भी हुआ, आप जानते ही हो। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की, किसकी थी, लोकतंत्र को कायम रखने की। और तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास को मजबूत बनाने की, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की। उसके बाद हमने विस्थापन की चर्चा करी, हमने देश के बंटवारे की भी चर्चा करी। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा कि देश का बंटवारा तो हुआ, सॉरी देश आजाद तो हुआ, इस बात की खुशी भी है लेकिन इस बात का दुख भी है, देश बंटवारे के साथ आजाद हुआ, ये बात भी सामने आई। और इस बंटवारे के साथ भारत ने बहुत सारा कुछ झेला भी, सांप्रदायिक दंगे भी हुए, सांप्रदायिक दंगे भी हुए, ये भी चीज हमने जानी, जिसमें 15 से 20 लाख लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया। कुल मिलाकर जहां बहुसंख्यक थे वहां अल्पसंख्यकों को मारा काटा गया, अल्पसंख्यकों को मारा काटा गया। तो एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। फिर हमने बात की उसकी रजवाड़ों के विलयों की, किसकी, रजवाड़े के विलय की। तो रजवाड़े के विलय की हमने चर्चा की थी, जैसे 565 रियासत थी और 565 रियासतों में से, रजवाड़ों में से ज्यादातर रियासतें भारत में विलय होना चाहती थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। यही चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने यह जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जिम्मेदारी बेखूबी से निभाया। इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई रजवाड़ों के विलय की। समस्या क्या थी पता है आपको, जब भारत गुलाम था या ब्रिटिश शासन के अधीन था तो ब्रिटिश इंडिया कहते थे। क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया। तो 1/3 भाग में जो रियासत थी 565, सबको ये आजादी, वो भी परतंत्रता से आजाद हो गए थे, नियंत्रण से बाहर हो गए थे, उनको आजादी अंग्रेजों ने ये दे दी थी कि आप भारतीय संघ में भी शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो, अगर पाकिस्तान संघ में शामिल होना चाहते तो हो सकते हो, अगर स्वतंत्र रहना चाहते तो आप स्वतंत्र रह सकते हो। यही समस्या थी। इन्हीं समस्याओं से निजात पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लचीले रुख को अपनाते हुए ज्यादातर रियासतों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो विलय के लिए तैयार नहीं थी, जैसे आपको मैंने बताया जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद। लेकिन उन समस्याएं तो आई, लेकिन बाद में उन रियासतों को भी भारत में विलय कर लिया गया। दिक्कत आई हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में विलय कर लिया गया। उसके बाद हमने चर्चा क्या की, उसके बाद हमने चर्चा की राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। हालांकि 1920 में एक अधिवेशन नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी कि आने वाले समय में जब भारत देश आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन जब भारत देश आजाद हो गया उस समय स्थितियां कुछ अलग थी। तो जो बात 1920 में नागपुर अधिवेशन में कही थी, भारत सरकार ने उसको दरकिनार कर दिया। इसलिए दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोगों ने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। उस जन आंदोलन का नेतृत्व पोट्टी श्रीरामुलु कर रहे थे। कौन कर रहे थे, पोट्टी श्रीरामुलु। और पोट्टी श्रीरामुलु ने ऐसा नेतृत्व किया कि 56 दिन के अनशन पर बैठ गए, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर उनकी मृत्यु हो गई। तो यह जन आंदोलन उग्र हो चुका था, क्योंकि जो क्षेत्र था उसमें कर्नाटक का, आपका महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र था, आपका तमिलनाडु का भी क्षेत्र था, आपका केरल का भी क्षेत्र था। और वहां के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टियों के विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और जन आंदोलन उग्र हो गया। तो सरकार को लगा कि ये तो बड़ी चुनौती है, अभी तो चुनौतियों से हम आगे आए हैं, अभी तो रजवाड़ों का विलय कराया है, ये चुनौती भारत के सामने और आ गई। भारत के पास इतने संसाधन तो है नहीं, भारत के पास इतने संसाधन तो है नहीं, लेकिन फिर भी भारत ने 1952 में दिसंबर में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया तेलुगु भाषा के आधार पर, और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था, फजल अली। क्या नाम था, फजल अली। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी भारत सरकार को। फिर जाकर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य में राज्य और बनते चले गए, भाषा के आधार पर, कुछ सांस्कृतिक आधार पर राज्य बनते चले गए। तो ये चैप्टर आज हम समाप्त करते हैं
और आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपकी समझ में जरूर आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे जो चैप्टर आएगा वो एक दल के प्रभुत्व का दौर की हम चर्चा करेंगे, निर्वाचन आयोग की भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व का दौर किस किस प्रकार रहा, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। और कोई मन में कोई विचार हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं लगातार कहूंगा आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करते रहो, मेहनत से भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चित रूप से सफल होंगे। हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, आप प्लान कीजिए, जो भी सिलेबस है अपने टेबल पर रखिए, समझो कि सिलेबस पूछ क्या रहा है, मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। आप जितना बड़ा स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक होंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा, जैसे मैं आपसे कहूं, आपके मन में सवाल आता होगा हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम। आप कहते होंगे सर अंग्रेजी माध्यम में तो विद्यार्थियों के ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं और हिंदी माध्यम में इतने सिलेक्शन नहीं होते। ये एक लोगों की धारणा बन चुकी है, कहते हैं बाबा लोग इस बात को कहते हैं कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसी धारणा से दरकिनार करता हूं। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम में भी आज भी 25 से 30 सिलेक्शन हो रहे हैं। अब ये आप कहेंगे 25-30 ही, अंग्रेजी की तो इतने। ये भी तो सोचो कि हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाले मात्र 20% विद्यार्थी हैं और 80% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं। एक बात और, हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्या करते हैं, हम मार्गदर्शन ज्यादा लेते हैं। हालांकि कंटेंट का अभाव नहीं है। आप कहें कि जैसे कंटेंट अंग्रेजी में अच्छा होता, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कंटेंट हिंदी में भी अच्छा है, अंग्रेजी में भी अच्छा है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता तो पड़ेगी, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, कोई मैगजीन पढ़ो जिससे आप लगातार संपर्क बनाए और इंटरलिंकिंग करना सीखो। अगर आप इंटरलिंकिंग करना सीख गए आप आंसर अच्छा कर पाओगे। अच्छा, एनसीईआरटी का महत्व क्या है मैंने आपको बताई था। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही है जो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिलाने के लिए एक आपके लिए रास्ता बनाती है। जो मान लो 50% जो रास्ता है ये एनसीईआरटी ही तय करती है। इसलिए एनसीईआरटी को कभी इजी या सरल मत समझो। एनसीईआरटी की भाषा इतनी सरल है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे सर एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं आपके पास एक मार्कर या कोई कहते हैं ना जैसे हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर होता है। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, जैसे मैंने समझाया, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे हाइलाइट्स को हाईलाइट कीजिए। क्या कीजिए? हाईलाइट करते जाइए। और आपको और अच्छा लगता है, जैसे द्वारा आपको दौरान करना है तो पीछे एक पेज खाली होता है, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगा है पेन से लिख सकते हो। उसमें जाए 10-20 लाइन होती है एक चैप्टर में काम की, जो पीटी में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएंगी, जिसको हम की पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? की पॉइंट कहते हैं। तो हमें अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम हाइलाइटर के माध्यम से भी जब भी एनसीईआरटी को बार बार दोहरान करते हैं तो उसको हम पढ़ सकते हैं। और कई मन में सवाल हो, सर नोट्स बनाते हैं, सिलेक्शन किन लोगों का होता है? आंसर तो 8 मिनट में लिखना होता है। हम कैसे लिखेंगे? जिनका सिलेक्शन होता है वो 3 से 4 मिनट में आंसर लिख देते हैं। 2 मिनट उनको भूमिका बनाने में लगती है, 2 मिनट को उसको भूमिका बनाने में लगती है, 1 मिनट उसको पढ़ना होता है मैंने लिखा क्या। तो जो जितने भी विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं, चाहे हिंदी माध्यम का हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का हो, स्मार्ट वर्क करते हैं। जो टीचर कहता है उस पर भरोसा करते हैं, इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बात अच्छी तरह आप जान लो। और जीएस में आंसर बहुत सरल भाषा में लिखा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, निष्कर्ष निकाल के खत्म करो। ज्यादा आंसर को क्लिष्ट बनाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको आंसर लिखना होता है। कई लोग नोट्स को कंपाइल भी कर लेते हैं। जैसे आपका जीएस, जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी आप जैसे 300-400 पेज में पढ़ते हैं। पॉलिटी को आप की पॉइंट के माध्यम से 20, जब ज्यादा 25 से 30 पेज में भी समेट सकते हो। कई लोग तो 10 पेज में समेट देते हैं। किसको? पॉलिटी को। तो हर चीज का कंपाइल नोट्स बनाओ। जैसे पहला पेपर है 100 पेज में, उसको खत्म करो। सेकंड पेपर 100 पेज में खत्म करो। तो कुल मिलाकर चारों पेपर के मिलाकर 4 कॉपी हो, 100 पेज, 100 पेज, 100 पेज, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े। और जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप में सुधार होगा। और आपको अलग से कोई मोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है, ना मैं आपको मोटिवेशन दे सकता। और आपको मोटिवेट होना है तो अपने आप से मोटिवेशन लीजिए, क्योंकि आप ही हो तो आप अपनी कमियों को जानते हो। अगर जिस दिन आपको अपनी कमियों का पता लग जाए, जितना हो सके पुराने पेपरों को देखो, ये प्रश्न पूछ के आ रहा है, हम लिख के आ रहे हैं, बार बार अभ्यास करोगे तो आप अपने आप बेटर करते जाओगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मेरी बातों को समझो, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आप हिंदू अखबार वैसे नहीं पढ़ सकते तो एक यूट्यूब पे एक ओनली आईएएस आता है, ओनली आईएएस पे आप डेली एनालिसिस देख सकते हैं।
कोई भी अखबार, कोई मैगजीन, जैसे मैं क्रॉनिकल मैगजीन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्रॉनिकल मैगजीन है, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के लिए बहुत ही बेहतरीन मैगजीन है। उस मैगजीन से ही आपके जो जीएस के चारों पेपर में मान लो 60% मैटर वहीं से आ जाता है। लेकिन एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कम से कम हर महीने में जो भी मैगजीन आती है उसको कंप्लीट पढ़ो, उसके नोट्स भी बना सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो भी, ताकि दोहराना आपका हो सके। आई बात समझ में? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में मैंने मोबाइल नंबर आपको बता ही रखा है, आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। लेकिन आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगा। जब हम दोनों लोग मेहनत करेंगे, हम सभी मेहनत करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और सही मार्ग की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन को बदल सकती हैं, वो आपकी मेहनत, आपका कर्म। कहते हैं ना, कर्मण्येवाद करस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, कोई ये पिज्जा का ऑर्डर नहीं है कि आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। समय लगता है, पेशेंस रखो, समय कभी कभार लगता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है आपको। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। और आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव आ रहा हूं, बस 2-3 दिन दो मुझे, फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके मैं कमेंट भी लूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।